डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग करंट के मीन वैल्यू या कहिए करंट के एवरेज वैल्यू को निकालना सीखे थे। करंट के एवरेज वैल्यू को हम लोग फाइंड किए थे I इक्वल टू 2I0/पाई, या फिर जिसका फाइनल वैल्यू आया था 0.636 I0, नहीं, जहाँ पर I0 हमारा करंट का मैक्सिमम वैल्यू हुआ करता था। इससे पहले थोड़ा सा हम एक चीज़ को और रिकैप करना चाहेंगे। आप पहले क्लास में पढ़े थे कि जो करंट है, एसी करंट है, वो साइन वेव या कोसाइन वेव बनाते हुए फ्लो करता है। और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे या यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर अगर हम करंट का वैल्यू पता करना चाहे तो वहाँ फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। नहीं, यहाँ पर ओमेगा टी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी एंगल है 210 डिग्री, तो ओमेगा टी का वैल्यू हो जाएगा 210 डिग्री। यहाँ पर मान लीजिए हो सकता है 450 डिग्री, तो 450 डिग्री हो जाएगा ओमेगा टी का वैल्यू। नहीं, तो ये हमारे इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब करंट का वैल्यू किसी भी पॉइंट पर हम पता करना चाहे तो उसके लिए हम इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग इन्हीं चीज़ों को जो पास्ट में पढ़े हुए हैं उसका थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करते हुए आगे हम लोग आरएमएस करंट को पढ़ेंगे। ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आरएमएस करंट भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 5 मार्क्स का एक VVI क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम लोग आरएमएस करंट के लिए डेरिवेशन करेंगे। तो हम लोग इसमें आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कम है, डेरिवेशन ही आपको ज़्यादा देखना है। तो थोड़ा सा हम लोग आरएमएस करंट का डिफिनीशन देखते हैं, उसका प्रोपागेट करते हैं। आरएमएस करंट का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक, अब रूट मीन स्क्वायर करंट को समझने के लिए पहले एक बेसिक बात को हमको समझना चाहिए। ये बेसिक बात को, इसकी सहायता से ही हम लोग आरएमएस करंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखे हैं, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एसी करंट इज सेम एज द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू आरएमएस करंट। अब ये जो हीट वाला टॉपिक है, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं एक फॉर्मूला, H इक्वल टू होता है I²RT। इसका कहना है कि मान लीजिए, इस बात को हम अच्छे से एक बार अभी समझा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है, जिस वायर से करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का वैल्यू है I, और इस वायर का जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस है R। और अगर इस वायर से, जिसका रेसिस्टेंस R है, इससे करंट I t टाइम के लिए अगर फ्लो करता है तो इस कंडीशन में हीट प्रोड्यूस होगा। हीट क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में जो बाधा उत्पन्न होता है उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में अगर बार बार बाधा उत्पन्न हो तो वो हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इस हीट को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये हीट बराबर है जो करंट फ्लो कर रहा है इसके स्क्वायर के, इंटू जो रेसिस्टेंस है ये वैल्यू, और इंटू टाइम। मतलब यहाँ जो फॉर्मूला निकल के आता है वो फॉर्मूला है हमारा H इक्वल टू I²RT। ये हमारा हीट का फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का कहना है कि द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू AC करंट इज सेम एज द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू RMS करंट। जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है AC करंट के कारण वो सेम है RMS करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसके। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि AC करंट और RMS करंट यहाँ पर देखा जाए तो एक ही प्रकार का चीज़ हुआ, दोनों एक ही हुआ नहीं, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है AC करंट के द्वारा वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है RMS करंट के द्वारा, तो दोनों को सिमिलर माना जाए। अच्छा, फिर RMS करंट हम बोलेंगे किसको? अगर हम एक प्रॉपर ढंग से इस चीज़ को डिफाइन करना चाहें तो RMS करंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, RMS इज द करंट विच इज़ प्रोपागेटिंग थ्रू ए सर्किट। RMS एक करंट है जो किसी भी सर्किट से प्रोपागेट करता है, किसी भी सर्किट से फ्लो करता है, इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल AC करंट। किस रूप में? एक नॉर्मल AC करंट के रूप में। अगर हम RMS करंट को डिफाइन करना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि RMS करंट एक ऐसा करंट है जो किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है
नॉर्मल एसी करंट के रूप में। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो ऊपर वाला पोर्शन कि जो हीट प्रोड्यूस होगा एसी करंट के द्वारा, वो आरएमएस करंट के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होगा उसके बराबर होगा, नहीं? तो इस चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन किए हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो, हीट प्रोड्यूस जो होता है H इक्वल टू उसका फॉर्मूला होता है I² RT। तो इस कंडीशन को अगर देखा जाए, अगर हम मान ले कि अगर हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हीट छोटा सा प्रोड्यूस हो रहा है DH, अगर हम देखें कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हीट छोटा सा हीट है DH, तो इस कंडीशन में करंट का वैल्यू तो छोटा हो नहीं सकता है क्योंकि हीट ढंग से प्रोड्यूस ही नहीं होगा। आर भी हमारा आर ही रहेगा, ये भी छोटा नहीं हो सकता है। तो छोटा कौन हो सकता है? अगर हम छोटे टाइम के लिए फ्लो करवाए तो इस कंडीशन में हमारा हीट कम प्रोड्यूस होगा, नहीं? तो DH इक्वल टू हो सकता है I² R इंटू DT, क्योंकि हीट हम लोग कम ले रहे हैं इसलिए टाइम भी यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट DH प्रोड्यूस होगा वो बराबर होगा I² R इंटू DT के। फिर है एज वी नो इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी हमारे इंस्टेंटेनियस करंट के वैल्यू को बताता है। अब यहाँ से अगर हम चाहे तो I का जो वैल्यू है उस I के वैल्यू को हम यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं? तो वही हम लोग यहाँ मेंशन किए हैं, पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। यहाँ से I के वैल्यू को हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में अगर I के वैल्यू को डाला जाए तो DH इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ I जो है इस I के बदले हम लोग डाल रहे हैं I का वैल्यू, तो I का वैल्यू कितना है? I0 साइन ओमेगा टी। I0 साइन ओमेगा टी को हम लोग I के बदले डाल रहे हैं और इसका हमको करना है स्क्वायर, नहीं? I का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर इंटू R इंटू DT, नहीं? तो अब यहाँ से अगर देखिए तो हम इसका स्क्वायर लिखेंगे, DH इक्वल टू हो जाएगा I0 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ जो आपको ऊपर में ओमेगा के ऊपर 2 नज़र आ रहा है ये नहीं है, ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, ये नहीं है। अब होगा क्या? आप खुद से भी सोच सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, इसका साइन का स्क्वायर होगा सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू RDT। ऐसा स्क्वायर आप बहुत बार के मान लीजिए कि अगर हम साइन 30 डिग्री का स्क्वायर लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर 30 डिग्री, हम लोग ये लिखते हैं ना, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। 30 डिग्री का 30 का तो स्क्वायर करते नहीं हैं, नहीं? तो यहाँ पर DH का वैल्यू हो जाएगा DH इक्वल टू I0 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू RDT। यहाँ पर ओमेगा टी को आप जब सॉल्व करेंगे तो एक थीटा की तरह जूम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है? ओमेगा टी। इस बात का हमको आगे ख्याल रखना है, नहीं? तो DH इक्वल टू I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R इंटू DT। फिर अब यहाँ से आप एक फार्मूला जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो लोग पढ़े होंगे, शायद बायो वाले लोग हो सकता है कि नहीं पढ़ पाए होंगे क्योंकि 10th में यह फार्मूला नहीं था। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये फार्मूला अगर आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छे, अगर नहीं जान रहे हैं तो इस फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट लेकर जब इसको नोट करेंगे वहाँ पर आप इस चीज़ को लिख लेंगे, इस चीज़ को याद कर लेंगे, ये कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सुविधा हो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसको, इस फार्मूला को अब हम यहाँ जो सिचुएशन है उससे रिलेट करते हैं। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। चलिए देखते हैं, यहाँ जो हमारा वैल्यू था साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर थीटा तो है नहीं, यहाँ पर वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर और ओमेगा टी जो है, ओमेगा टी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर के 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और बाई फाइनली हो जाएगा 2, नहीं? वही चीज़ हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस
cos 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू आर इंटू डी टी। नहीं, अब हम अपनी सुविधा के लिए चाहे तो इसमें कुछ गुना भाग छेड़छाड़ इसके साथ हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं, जो जो नीचे वाला 2 है, इस नीचे वाले 2 को हम लोग इधर साइड में ला दिए हैं आई नॉट स्क्वायर, और आर को भी हम लोग साइड में ला दिए आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाई 2, इसको अलग कर दिए हैं। इधर हम लोग डाल दिए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब हमको करना है इसका इंटीग्रेशन, और हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने में एक विशेष ख्याल हमको रखना होता है कि जो वेरिएबल होता है उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ जो हमको इंटीग्रेट करना है, आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट ऐसे फ्लो करता है। तो हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम लगा टी। ऐसे सिचुएशन को आप पहले भी देखें, लास्ट टॉपिक में भी, यहाँ से यहाँ तक इस साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम लगा टी। तो हाफ साइकिल को यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में, हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा, टी बाई 2। नहीं, तो जो हम वेरिएबल है हमारा टाइम, यहाँ पर अगर आप देखें तो वेरिएबल आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए कि जो डी के दाहिनी तरफ जो टर्म होता है वही हमारा वेरिएबल होता है। तो डी टी है, तो वेरिएबल हमारा टी है, टाइम है। तो शुरू में टाइम 0, और जब यहाँ पर आ जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा टी बाई 2। नहीं, अब अगर हम इसको देखें इस सिचुएशन को, तो हम लोग लिखेंगे नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड। आपने ऐसा बहुत बार लिखा है, आप लोग ऐसा इंटीग्रेशन बहुत बार किए हैं। तो नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे टू ऑब्टेन द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड फॉर द टाइम 0 टू टी बाई 2। हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन करने का हमारा उद्देश्य क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने का हमारा उद्देश्य है कि हम हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है टोटल अमाउंट में, उसके वैल्यू को प्राप्त कर सके। किसके लिए, जब टाइम हमारा 0 से लेकर टी बाई 2 के बीच होगा। 0 से लेकर टी बाई 2 कहाँ होगा, हाफ साइकिल में होगा। नहीं, तो इसके लिए हम लोग हीट का वैल्यू पता करते हैं। अब सोचिएगा हाफ साइकिल के लिए क्यों पता करें, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर हाफ साइकिल ऐसा है, तो वैसा ही तो साइकिल यहाँ भी है, वैसा ही साइकिल यहाँ भी है, वैसा ही साइकिल यहाँ भी। तो सबके लिए, सारे साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, सारे हाफ साइकिल के लिए सेम हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ अगर हम लेफ्ट साइड में डालें इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, तो राइट साइड में हमको डालना है इंटीग्रेशन ऑफ जो वैल्यू है आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू आई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। और जो लिमिट है, जो लोअर लिमिट है वो 0 और अपर लिमिट है टी बाई 2, क्योंकि वेरिएबल हमारा डी टी है, इसलिए हम टाइम को रिलेट करते हुए यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एच बराबर हो जाएगा एच, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग उतना नहीं देखे भी हैं कुछ, लेकिन उतना नहीं देखें। तो मैथ वाले लोग हो सकता है जान रहे हों। तो इस तरह का इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमको देखना है कि हमारा वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब 1 माइनस कॉस, अब आपके मन में आ रहा है 1 भी तो कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ब्रैकेट में है और इसके साथ डी टी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डी टी को अगर 1 से गुना करेंगे तो वो कांस्टेंट कैसे होगा, 1 को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट टर्म जो हमारा था आई नॉट स्क्वायर, सॉरी, जो कांस्टेंट टर्म था हमारा, कांस्टेंट टर्म था हमारा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, इसको हमने बाहर निकाल लिया, और इधर हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। आप जानते हैं कि अगर 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म हो तो हम लोग सबको क्या करते हैं, अलग करके लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू डी टी, तो 1 इंटू डी टी क्या हो जाएगा डी टी, और इधर हमारे पास कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। नहीं, अब जो कांस्टेंट है इसको बाहर रहने दिया जाए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, लोअर लिमिट है 0 तो 0, और अपर लिमिट है टी बाई 2 तो टी बाई 2।
बीच में माइनस है तो बीच में माइनस डाल दिया जाए। माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस था। अगर यहाँ पर 1 प्लस फार्मूला में रहा होता तो हम लोग प्लस लेते, माइनस है तो माइनस लिए नहीं। अब यहाँ पर cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग चर्चा किए थे इनिशियल क्लासेस में कि cos, पहले तो आप जान लीजिए कि cos ए एक्स इंटू डी एक्स, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, नहीं? तो यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन cos ए एक्स है, जो हमारा वेरिएबल है x, इससे पहले कुछ लगा हुआ है a, तो हम लोग इसको लिखेंगे cos का इंटीग्रेशन साइन ए एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ए एक्स, और डिवाइडेड बाई वेरिएबल के बगल में जो टर्म है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। सिंपल। वेरिएबल के बगल में अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 4 पाई आर होता तो हम लोग क्या करते, नीचे ए के बदले 4 पाई आर से डिवाइड कर देते। मतलब वेरिएबल के बगल में जो कुछ भी टर्म रहेगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। यहाँ पर एक स्टेप आप बोल सकते हैं कि गायब है, कि हमारा जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी। आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गायब है तो आप नहीं समझ सकते। साइन 2 ओमेगा 2 बाई 2 ओमेगा, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेकर t बाई 2 तक। अब हम यहाँ पर जो स्टेप है इसमें हम लोग ये जो वेरिएबल t है, इस वेरिएबल t के बदले हम लोग यहाँ पर पहले क्या डालने वाले हैं, वेरिएबल t के बदले हम लोग डालने वाले हैं अपर लिमिट। तो अब अपर लिमिट हमने डाला है t बाई 2, एकदम करेक्ट है, नहीं? फिर यहाँ पर जो हमारा सेकेंड प्लेस है, यहाँ पर बीच में हम लोग माइनस डालते हैं, और माइनस डालने के बाद ये जो वेरिएबल होता है t, इस t के बदले हम लोग डालते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना है, 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं साइन 2 ओमेगा, और यहाँ पर जो हमारा लिमिट है वो लिमिट है 0, तो इंटू 0, नहीं? तो आप देखिए अगर, तो यहाँ पर t बाई 2 डालने से 2 और 2 हमारा कैंसिल हो सकता है। आसान है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके समझते हैं तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 0 डिग्री, क्योंकि 2 ओमेगा को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0। अब यहाँ देखा जाए तो h का वैल्यू हो जाएगा I0 स्क्वायर r बाई 2, और टाइम t के बदले पहले अपर लिमिट t बाई 2, बीच में माइनस, फिर 0, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन ओमेगा t, और बाई नीचे 2 पाई, और यहाँ पर हो गया साइन 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, सॉरी यहाँ पाई बोल दिया था मैंने, ओमेगा। तो h इक्वल टू I0 स्क्वायर r बाई 2 इंटू टी बाई 2। यहाँ लिमिट डाले हैं 0, तो 0 से 0 का कोई मतलब नहीं है, t बाई 2। यहाँ से ऐसा कैलकुलेशन है जैसा आप खुद भी कर सकते हैं, आपने ऐसा कैलकुलेशन बहुतों बार देखा है। तो t बाई 2 माइनस, और यहाँ जो है वैल्यू जो यहाँ से हमको मिला है साइन ओमेगा इंटू टी। अब आपने पढ़ा है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। कहाँ पढ़ा है, एक बार रिमाइंड करवाता हूँ मैं आपको। आपने इसको पढ़ा है कि अगर हम एक साइकिल को देखें तो एक साइकिल पूरा होने में जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 पाई। अब मान लीजिए कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है, t। तो इस कंडीशन में जो इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा, जिसको हम किसी से डिनोट करते हैं, ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ से यहाँ एक साइकिल कंप्लीट होने में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 पाई, और टोटल टाइम है t। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी, नहीं? तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, हम लोग यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं ओमेगा के बदले। यहाँ पर ओमेगा इंटू टी है, तो ओमेगा के बदले हम लोग डाल दिए 2 पाई बाई टी इंटू टी, और यहाँ भी हम लोग फ्यूचर में डाल सकते हैं ओमेगा के बदले 2 पाई बाई टी, नहीं? तो यहाँ पर अगर देखें तो हम t को t से कैंसिल करवा सकते हैं, और यहाँ पर साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ख़त्म। यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। आप पहले से जानते हैं इस चीज़ को।
तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा टी से टी कैंसिल होकर ऊपर में साइन 2 पाई। साइन 2 पाई करने का मतलब कितना हुआ, साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री। तो साइन 360 डिग्री 360 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है, 0। जितना साइन 0 डिग्री का वैल्यू उतना साइन 360 का वैल्यू, नहीं। तो अगर देखा जाए तो ये पोर्शन यहाँ पर साइन 360 का वैल्यू 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये वाला पोर्शन तो 10 का 10 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी बाई 2 माइनस यहाँ पर साइन 2 पाई बाई 2 ओमेगा था नीचे, तो 2 ओमेगा का वैल्यू हम लोग 2 पाई बाई टी डाले या नहीं डाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर साइन 0 डिग्री 0 बाई 2 ओमेगा तो 0, और यहाँ भी साइन 2 पाई का वैल्यू कितना हो गया है, 0। नहीं, साइन 2 पाई का वैल्यू यहाँ पर 0, और 0 डिवाइडेड बाई इसको आप ओमेगा 2 ओमेगा से डिवाइड करते या 4 पाई बाई टी से, इसका भी वैल्यू 0 आएगा, ये भी 0 है। तो ये पोर्शन ख़त्म। अब यहाँ पर बचा क्या, अब यहाँ पर बचा h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी बाई 2, ये बाहर वाला पोर्शन, और इंटू टी बाई 2। यहाँ h का जो वैल्यू आया है वो हमारा इतना है। h का वैल्यू कितना आया है h का वैल्यू है h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी बाई 2। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आया है, ठीक है। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करके कंबाइन करके लिखे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाई 4, ये हो जाएगा हमारा h का वैल्यू। अब अगर हम डिफिनीसन से देखें, किसका डिफिनीसन, तो जो हमारा हीट प्रोड्यूस होगा इसके डिफिनीसन को अगर हम देखें तो h इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, आई स्क्वायर आर टी। और हमने शुरू में देखा है कि जो आरएमएस करंट है वो लगभग एसी करंट जैसा ही होता है। तो हम जो एसी करंट को नॉर्मली हम आई लिखते, वो आई नहीं लिख के अगर हम लोग चाहे तो इसको आरएमएस लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एसी करंट है वो आरएमएस करंट जैसा ही है, नहीं। तो आप नॉर्मल करंट लिखे या आरएमएस करंट लिखे, दोनों एक ही बात है। मतलब एच इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो बराबर है आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू, अब देखिए हमने यहाँ जो सिचुएशन लिया था, जो इंटीग्रेशन किया था वो हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल मतलब यहाँ से यहाँ के लिए। तो यहाँ से यहाँ का जो टोटल टाइम था वो टी था, लेकिन हाफ साइकिल का टाइम कितना था, टी बाई 2। तो यहाँ जो हीट प्रोड्यूस हम लोग ले रहे हैं वो हाफ साइकिल के लिए, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू हाफ साइकिल के लिए टाइम हो जाएगा टी बाई 2। तो जो यहाँ सिचुएशन है एच इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी बाई 2, ये हीट प्रोड्यूस का वैल्यू हो जाएगा, नहीं। अब अगर हम बराबर करें किसको, इक्वेशन 2 एंड 3 को, इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम बराबर करें, क्यों बराबर करें, क्योंकि यहाँ जो हमारा हीट का वैल्यू आया है वो इतना आया है, और यहाँ जो अगर हम डिफिनीसन से देखें तो हीट का वैल्यू इतना है। इस चीज़ को उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आई स्क्वायर आर टी होता, लेकिन आई को हम आई आर एम एस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट आर एम एस करंट के सिमिलर है, और जो टाइम है वो हम हाफ साइकिल के लिए ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हम लोग जो हीट निकाले हैं हाफ साइकिल के लिए निकाले हैं, इसलिए हाफ साइकिल के लिए टाइम कितना होगा, टी बाई 2। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, नहीं। ये हो गया थोड़ा सा गड़बड़, सॉरी। तो यहाँ जो हमारा वैल्यू आया है हीट का, दोनों कंडीशन में अगर देखा जाए तो दोनों का LHS सेम है, दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का RHS को भी सेम किया जा सकता है। तो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम बराबर करें तो इक्वेशन 2 का RHS कितना है, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाई 4, नहीं। और इक्वेशन 3 का RHS है आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी बाई 2। अब दोनों को इक्वेट कीजिए, दोनों को बराबर कीजिए, दोनों में जो पोर्शन कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करवा दीजिए। आर से हमारा आर कैंसिल होगा, टी से हमारा टी कैंसिल होगा, और 2 से हमारा 4 2 बार में कैंसिल होगा, नहीं। अब हमको वैल्यू किसका पता करना है, हमको वैल्यू पता करना है आर एम एस का, नहीं। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर रूट चढ़ेगा। अब रूट जो चढ़ेगा तो क्या होगा, ऊपर में कितना बचा है, ऊपर में बचा है आई नॉट का स्क्वायर और नीचे में बचा है 2, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से अगर हम रूट को देखें तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करके हमारा आई नॉट बाहर आ जाएगा, मतलब आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई रूट 2 हो जाएगा हमारा आई आर एम एस इक्वल टू, नहीं। अब हम
आरएमएस के वैल्यू को अगर लिखे, देखिए आरएमएस का वैल्यू आपको ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछता है, तो वहाँ पर वो आई आर एम एस भी लिखा हुआ हो सकता है या फिर उसको आई भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। आर एम एस वैल्यू को कहीं कहीं पर आई भी लिखा हुआ रहता है। तो आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू, आई भी इक्वल टू हो गया आई नॉट बाई रूट टू, या फिर आई आर एम एस इक्वल टू हो गया आई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, और एक टास्क हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आई आर एम एस का वैल्यू अगर हम लिखना चाहे, आई आर एम एस का वैल्यू, तो आई नॉट और डिवाइडेड बाई रूट टू का वैल्यू कितना होता है 1.414। अगर ऐसा करें तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 1 को डिवाइड करना है 1.414 से, तो डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है। आई भी इक्वल टू, चाहे मैं बता ही देता हूँ, 0 पॉइंट आएगा आपका आंसर 707 और इंटू आई नॉट, मतलब आई आर एम एस का वैल्यू क्या हो गया 0.707 इंटू आई नॉट। इसी तरह से आई एवरेज का वैल्यू हमारा, या आई मीन का वैल्यू कितना आया था, आई एवरेज का वैल्यू आया था, अगर आपको ध्यान में हो तो 0.636 या कहीं कहीं पर 637 भी रहता है आई नॉट। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप बेहतर ढंग से समझे होंगे, और इसको आप अच्छे से अगर नहीं समझे हो तो एक बार और इसको आप देख लेंगे, निश्चित रूप से समझ में आपको आ जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।